आने वाले वक्तों में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग इसी पैटर्न पे लड़ी जाएगी जो यूक्रेन में हो रहा है। मुझे ये ना कहिए कि इंडिया जो है वो रूस नहीं है और हम यूक्रेन नहीं है। पाकिस्तान में मैं बहुत खुदकुश मेंटालिटी देखता हूं, ये कि लोग हमसे कहते हैं कि चीन हमारी मदद को आ जाएगा, और 71 में यही धोखा हमने कौम को दिया था, अमेरिकन 7th फ्लीट हमारी मदद को आ रहा है। हम इसी डिल्यूजन और धोखे में अपना मुल्क गंवा चुके हैं कि आपसे पूछे बगैर एक सरप्राइज अटैक अगर पाकिस्तान पर 4000 मिसाइल और स्ट्राइक्स कर देते हैं, वो हमारे तमाम कमांड कंट्रोल सेंटर्स के ऊपर, हमारे पावर स्टेशन पे, ब्रिजेस पे, फिर आप क्या करेंगे? और उसके बाद इंडिया की लाखों फौज अगर दाखिल हो जाती है 4-5 स्ट्रांग पॉइंट्स के साथ, पेनिट्रेट करती है, सिंध में पेनिट्रेट करती है, लाहौर पे आती है, सियालकोट पे, गिलगित बल्तिस्तान में, कश्मीर, इन तमाम रीजन में वो इंडिपेंडेंट बैटल ग्रुप अगर दाखिल होते हैं तो आप सरहद पे उनको नहीं रोक सकेंगे। बार बार इंसिस्ट कर रहा हूं कि जंग आनी है। इंडिया का लेवल ऑफ डिप्लॉयमेंट और जो उनकी पागलपन और दीवानापन है, मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान की उनके साथ जंग ना हो चंद महीनों में, चंद हफ्तों में, किसी भी लम्हे। एक्चुअली इट कैन हैपन एनी मोमेंट नाउ। हर एक को आइडिया आ रहा है, इंडिया को आइडिया आ रहा है, अगर वो कर सकते हैं हम भी कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जिस प्रकार से रूस ने यूक्रेन पे हमला किया है, पाकिस्तानी जो एनालिस्ट हैं वो भी इस बात को मानने लगे हैं कि जो भारत है वो भी हम पर इसी तरीके से अटैक कर सकता है। दोस्तों, आपको पता होगा कि जो पाकिस्तान का लाल टोपी है उसने एक बहुत बड़ा दावा किया है और उसने साफ तरीके से ये कहा है कि जो अभी जिस तरीके से यूक्रेन की हाल है, रूस ने जैसा कर दिया है वैसा ही हमारे ऊपर भी भारत कर सकता है। और दोस्तों, ये कहीं ना कहीं बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि पाकिस्तान में खास करके ये टीवी डिबेट पे ये बातें हो रही हैं कि जो पाकिस्तानी आर्मी है उसको अब अपना काम स्टार्ट कर देना चाहिए, अपना जगबंदी कर देना चाहिए, ताकि क्योंकि जो भारत है वो पाकिस्तान पे अटैक कर सकता है। क्योंकि भारत जो है वो ये बात समझ चुका है कि कोई भी देश जो है वो किसी के साथ खड़ा नहीं होगा, चाहे वो कुछ भी हो, और इसीलिए जो भारत है वो पीओके पे भी अटैक कर सकता है। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया तो बात कर ही रही है, लेकिन लाल टोपी का बात करना कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि जो इंडिया है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान पे अटैक कर सकता है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि जिस तरीके से लाल टोपी ने पाकिस्तानी आर्मी को ही इसमें लताड़ा है, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी जो है वो कोई भी अपनी तैयारी नहीं कर रही है, लेकिन भारत ने अपनी तैयारी कर रखा है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि लाल टोपी ने और क्या क्या कहा है। आने वाले वक्तों में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग इसी पैटर्न पे लड़ी जाएगी जो यूक्रेन में हो रहा है। मुझे ये ना कहिए कि इंडिया जो है वो रूस नहीं है और हम यूक्रेन नहीं है। वो दुरुस्त बात है कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, यूक्रेन एटमी ताकत नहीं है। वो था एक जमाने में, उसने अपने तमाम 1200-1300 एटमी हथियार उसने सरेंडर कर दिए। मगर उसके बावजूद मैं आपको बताऊंगा कि क्या सिमिलैरिटीज हैं इस जंग की, कि जो इंडिया जो है पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह इसको डिप्लॉय करेगा। जो बहुत अहम नुक्ता पाकिस्तानियों को समझने का है यहां पर, जो पाकिस्तान में आज कहा जाता है डिफेंस बजट खत्म कर दे, एटमी प्रोग्राम की हमें क्या जरूरत है। प्राइम मिनिस्टर ने भी एक ऐलान किया था कि कश्मीर का मसला हल हो जाए तो हम एटमी हथियार छोड़ देंगे। ऐसे खुदकुश बयानात जब हुक्मरान वक्त देना शुरू कर दे तो इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यही सब कुछ यूक्रेन के हुक्मरानों ने किया था। जब सोवियत यूनियन टूटा तो 1200-1300 एटमी हथियार यूक्रेन में रखे हुए थे। वो एक दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क था। इसको अमेरिकन ने, नेटो ने, आसपास के लोगों ने कहा यार तुम्हें एटमी हथियारों का क्या करना है, तुम जियो इकोनॉमिक्स की तरफ चले जाओ। आजकल यही अल्फाज मोहिद यूसुफ ज्यादा इस्तेमाल करता है। आप जियो इकोनॉमिक्स की तरफ चले जाएं, आपको जियो पॉलिटिक्स की तरफ जाने की क्या जरूरत है। ये जाहिल समझते नहीं है कि जियो इकोनॉमिक्स जियो पॉलिटिक्स के बगैर हो ही नहीं सकती है। जंग की क्या जरूरत है, हम सब प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको, अमन आ चुका है, सोवियत यूनियन टूट चुका है, आप अपने एटमी हथियार हमें दे दें। और यूक्रेन की उस वक्त की क़यादत ने इस बात पे कि हमें डेवलपमेंट आप देंगे, पैसे आप हमें देंगे, हम सड़कें अच्छी बनाएंगे, स्कूल अच्छे बनाएंगे, हेल्थ केयर अच्छी बनाएंगे, वही सब चीज एग्जैक्टली जो आज पाकिस्तान को कही जाती है कि आप सेहत पे, हेल्थ पे, तालीम पे खर्च करें, हथियारों पे क्यों खर्च करते हैं। इन्होंने सारे हथियार उठा के रूस को और दुनिया की दूसरी ताकतों को दिए और डिसमेंटल करके तोड़ के खत्म कर दिया। एक एटमी हथियार यूक्रेन के पास नहीं था। और आज 30 साल के बाद यूक्रेन चीखें मार रहा है, पूरी दुनिया से कह रहा है मुझे बचाओ। उसके पास सड़कें भी हैं, उसके पास बेहतरीन शहर हैं, बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, जदीद यूरोपियन मुल्क है, तालीम भी है, हेल्थ केयर भी है, लेकिन अब उसकी आज़ादी चली जाएगी क्योंकि उसके पास एटमी हथियार नहीं है। उसकी फौज भी कम करती है। उसने इतना बड़ा मुल्क, 3 लाख की फौज थी खाली उसके पास, रूस के पास 30 लाख की फौज है। और यूक्रेन ने अपनी सिक्योरिटी जब नेटो के हवाले कर दी, ये बहुत बड़ा पैगाम है कि कभी अपने हथियार दुश्मन के हवाले ना करो। उसकी उम्मीद और आसरे और वादे पे कि हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे जब तुम मुश्किल में होगे। दूसरी बात, कभी किसी पे एतबार ना करो कि वो तुम्हारी जंग लड़ेगा, तुमने अपनी जंग खुद लड़नी है।
पाकिस्तान में मैं बहुत खुदकुश मेंटालिटी देखता हूं ये कि लोग हमसे कहते हैं कि चीन हमारी मदद को आ जाएगा, और 71 में यही धोखा हमने कौम को दिया था, अमेरिकन 7th फ्लीट हमारी मदद को आ रहा है। हम इसी डिल्यूजन और धोखे में अपना मुल्क गंवा चुके हैं कि अमेरिकन आ रहे हैं बचाने के लिए। आज कहते हैं जी इंडिया हमला ही नहीं कर सकता, चाइना बचा लेगा हम, या अगर जंग हो भी गई तो बड़ी ताकतें बीच में आके जंग रोक देंगी। बाकायदा हमारे डिफेंस के इदारों के अंदर यही डिस्कशन होती है। कोई लॉन्ग टर्म वॉर की प्लानिंग ही नहीं है, क्योंकि किसी को जंग हो ही नहीं सकती, एटमी दौर है। क्यों? एटमी दौर में रूस और नेटो के दरमियान जंग हो रही है कि नहीं हो रही? वो जंग यूक्रेन और रूस के दरमियान नहीं है, वो जंग नेटो और रूस के दरमियान है, और एटमी दौर में ही हो रही है। रूस ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल निकाल लिए हैं बाहर, और नेटो के खौफ के मारे नेटो की जान निकली हुई है। खुदकुश पॉलिसीज बनाता रहा, अपने साथ इतना बड़ा रूस है उसको भड़का रहे हो तुम अमेरिका के आसरे पे जो 7 समुंदर दूर बैठा हुआ है। और फिर जब तुमने देखा है कि रूस मैसिव डिप्लॉयमेंट कर रहा है, इतनी भारी डिप्लॉयमेंट जो रूस ने कभी नहीं की इससे पहले, वो कर रहा है एक मुल्क पे कब्जा करने के लिए, उसके बावजूद इस खुशफहमी में बैठे रहे जंग तो हो ही नहीं सकती, जंग तो होगी ही नहीं, रूस तो हमला ही नहीं करेगा। पाकिस्तान में भी यही सोच है। इंडिया मुसलसल डिप्लॉयमेंट कर रहा है, अपनी तारीख में इंडिया ने कभी इतनी भारी डिप्लॉयमेंट नहीं की जितनी इस वक्त कर रहा है। परचेजिंग हो रही है, एक्विजिशंस हैं, वेपन्स प्रोग्राम्स आ रहे हैं, S-400 से लेकर राफेल से लेकर। आपके ख्याल में इंडिया ये सब कुछ चाइना के लिए कर रहा है? आपके ख्याल में ये सब कुछ श्रीलंका और बर्मा और नेपाल और बांग्लादेश के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए कर रहा है? इतनी भारी डिप्लॉयमेंट, यही डिप्लॉयमेंट इंडिया ने की थी 71 में। 9 महीने जनरल मानेक शॉ ने पूरे मशरकी पाकिस्तान के गिर्द एक मैसिव जाल बिछाया, और पाकिस्तान आर्मी को वहां यह रोल दिया गया कि मशरकी पाकिस्तान में आपने सिर्फ पुलिस ड्यूटी करनी है, लॉ एंड ऑर्डर मुक्ति बाहिनी के खिलाफ ऑपरेशन करना है। आपने उनको जंग के लिए तैयार ही नहीं किया गया। क्यों? उस वक्त हुकूमत को नजर नहीं आ रहा था कि इंडिया जिस लेवल की डिप्लॉयमेंट कर रहा है वो इन्वेजन लेवल डिप्लॉयमेंट है, उसमें अंदर आना ही आना है। ये रियासत की पूरी हिमाकत और जहालत जिसके नतीजे में पाकिस्तान टूट के अलग हो गया। तो आज हम ऐसी खुदकुश बातें कैसे कर सकते हैं? हमें यूक्रेन में नजर आया रशिया ने 6 महीने लगाए हैं डिप्लॉयमेंट करने में, इंडिया ने पिछले 8-9 महीने लगाए हैं डिप्लॉयमेंट करने में। रशिया ने कोई परवाह नहीं की कि नेटो के पास 4 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं कि जो उसको रोकेंगी, वो चढ़ दौड़ा उसके ऊपर, बराह रास्त नेटो के साथ तसादुम किया उसने यूक्रेन में दाखिल होकर, और नेटो मिन करता रह गया, कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अब वो प्रोवोक कर रहा है इसको। और इंडिया ने कभी परवाह नहीं की इस बात की कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है। इंडिया ने जब हमला करना चाहा है उसने किया है। याद रखिएगा हिटलर की मेंटालिटी, जब मिलिट्री पावर एक फाशिस्ट आइडियोलॉजी के पास हो जाए फिर वो अनप्रेडिक्टेबल हो जाते हैं। फिर आप कैलकुलेट नहीं कर सकते कि वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि वो आपकी सारी कैलकुलेशन से बाहर काम करेगा, बिकॉज बावला कुत्ता है वो। मोदी जिस किस्म का बावला कुत्ता है, आप उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। एक चीज प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो पाकिस्तान पर हमला करेगा, और अगर कोई पाकिस्तानी समझता है कि हमला नहीं करेगा तो अपने दिमाग का इलाज कराए, और अगर हुक्मरान वक्त ये समझता है तो फिर पूरी कौम को डबो देगा, जैसे यूक्रेन के सदर ने अपनी कौम को डबो दिया। क्योंकि था मस्खरा, वो सियासत नहीं आती थी, एक्सीडेंटल था, हादसाती तौर पर चूंकि सेलिब्रिटी था लिहाजा उसको हुक्मरान बना दिया गया। या एक बात याद रखिएगा जो बड़ा क्लियर मैसेज यहां पर नजर आ रहा है, जब एक मर्तबा एक बड़ा मुल्क जिस तरह यूक्रेन और रूस का, यही तकरीबन साइज का फर्क, मतलब पावर और ताकत का फर्क है जो पाकिस्तान और इंडिया का, जब एक बहुत बड़ा मुल्क रूस जैसा मुल्क पूरी कुव्वत के साथ हमला करता है किसी ऐसे मुल्क के ऊपर, यानी 7-8 अरब डॉलर डिफेंस बजट था यूक्रेन का, इतना ही पाकिस्तान का है, जितना 70-71 अरब डॉलर इंडिया का डिफेंस बजट है इतना ही तकरीबन रूस का भी है। जब इतना बड़ा मुल्क हमला करता है छोटे मुल्क पे, तो मुमकिन नहीं है उस कमजोर मुल्क के लिए कि सरहदों पर दुश्मन को रोक सके। बाउंड्रीज ब्रीच हो जाएंगी, सरहदें ब्रीच हो जाएंगी, वो अंदर आएगा ही आएगा। तो जब इंडिया ने पूरी वॉर स्ट्रेटजी ये बनाई है कि हम पाकिस्तान के न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड से नीचे रहते हुए मैसिव फोर्स के साथ पाकिस्तान का बॉर्डर पेनिट्रेट करेंगे, इसीलिए उन्होंने इंडिपेंडेंट बैटल ग्रुप्स बनाए, इसीलिए उन्होंने राफेल्स लाए, इसीलिए उन्होंने अपने मिसाइल्स डेवलप किए, और एग्जैक्टली वही स्ट्रेटजी के फर्स्ट सैल्वो जो था मिसाइल्स और एयर स्ट्राइक्स का, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तबाह कर दिए उन्होंने यूक्रेन के सारे। इंडिया की भी एग्जैक्टली यही स्ट्रेटजी है। आपसे पूछे बगैर एक सरप्राइज अटैक अगर पाकिस्तान पर 4000 मिसाइल और स्ट्राइक्स कर देते हैं वो हमारे तमाम कमांड कंट्रोल सेंटर्स के ऊपर, हमारे पावर स्टेशन पे, ब्रिजेस पे, फिर आप क्या करेंगे? और उसके बाद इंडिया की लाखों फौज अगर दाखिल हो जाती है 4-5 स्ट्रांग पॉइंट्स के साथ, पेनिट्रेट करती है, सिंध में पेनिट्रेट करती है, लाहौर पे आती है, सियालकोट पे, गिलगित बल्तिस्तान में, कश्मीर, इन तमाम रीजन में वो इंडिपेंडेंट बैटल ग्रुप अगर दाखिल होते हैं तो आप सरहद पे उनको नहीं रोक सकेंगे।
اور اگر وہ داخل ہوتے ہیں، فار ایگزامپل اگر لاہور پینیٹریٹ کرتے ہیں، وہ تو سیدھا ڈی ایچ اے میں پہنچیں گے جا کے، بیکاز ڈی ایچ اے فیز 6 فیز 7 جو اس وقت بالکل بی آر بی کنال کے اوپر بنا ہوا ہے، برکی میں بنا ہوا. اور اگر دشمن، جس بات ہم نے ڈیفائن پہلے کی تھی کہ اگر یہ ہماری سرحدیں بریچ کر کے ہمارے اربن ایریاز میں آ جاتے ہیں، آپ نیوکلیر ویپن کہاں استعمال کریں گے؟ آپ کو اربن وار لڑنی پڑے گی. اور وہ اربن وار اللہ نے آپ کو یوکرین میں دکھائی ہے کہ کیسے لڑی جائے گی. اس وقت غور سے دیکھیں یوکرین میں جو جنگیں ہو رہی ہیں، کس طرح کانوائز کو ایمبوش کیا جا رہا ہے، کس طرح جنگیں ہو رہی ہیں. جو آرمڈ ڈویژنز ہیں وہ اربن انوائرمنٹ کے لیے ڈیزائن نہیں ہوتے، ان کو پھنسایا جا سکتا ہے وہاں پہ، لیکن آپ کے پاس اس طرح کے پھر ہتھیار ہونے چاہیے، اینٹی ٹینک گائیڈڈ میسائل ہونے چاہیے، ATGM سرفیس ٹو ایئر میسائل ہونے چاہیے. آپ اپنی آبادی کے، سویلین آبادی کے بھی ایک حصے کو تیار کریں، چند ہزار لوگوں کو تیار کریں جو ATGMs اور SAMs استعمال کر سکے. آپ سارا پریشر آرمی پہ نہیں ڈال سکتے جس طرح یوکرین کے ساتھ ہوا ہے، کیونکہ آرمی پہلے ہٹ ہوگی، اور وہی ہوا ہے یوکرین میں، وہی انڈیا پلان کر رہا ہے آپ کے ساتھ. یہ درست بات ہے، بار بار میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے اور ہم یوکرین نہیں ہیں. ہماری آرمی بیٹل ٹرینڈ ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے دشمن سے اتنے نزدیک ہیں، ہمارے شہر باؤنڈری سے، بارڈر سے اتنے نزدیک ہیں کہ دشمن نے ہماری اس کمزوری کو دیکھا ہے، اور اس ساری جنگی حکمت عملی جو اس نے بنائی ہے وہ یہی دیکھ کر بنائی ہے کہ ہم نیوکلیر تھریش ہولڈ کے نیچے رہتے ہوئے پاکستان کے شہروں میں کیسے داخل ہوں گے. اور اب ہو یہی رہا ہے کہ یوکرین کے اندر روسی فوج جگہ جگہ داخل ہو چکی ہے، اور روسیوں نے براہ راست ان کے کیپٹل پہ حملہ کیا ہے کہ اس کو گھیرے میں لے کے ہم کیپٹل کیپچر کر لیتے ہیں، باقی علاقے جو ہیں ان کو ہم بائی پاس کر لیں گے. گراؤنڈ فورسز نیچے سے آ رہی ہیں، لیکن ساتھ ہیلی بورن، ایئر بورن آپریشنز کر کے انہوں نے کیف کے آس پاس اپنے پورے بریگیڈ لینڈ کرنے شروع کر دیے. انڈینز بھی یہی پلان کر رہے ہیں، ایگزیکٹلی یہی ملٹری اسٹریٹجی ہے ان کی. اور اگر انہوں نے یہ ڈپلائمنٹ انویژن پاکستان کے خلاف کی تو ہماری سرحدیں بریچ ہوں گی. ہم ڈینسلی پاپولیٹڈ ہیں بارڈر کے پاس، ہماری شہری کیجولٹیز ہوں گی، ہمارے آرمر کے لیے اپنے اربن ایریاز میں موو کرنا مشکل ہوگا. دشمن ہمارے اربن ایریاز میں داخل ہو جائے گا. اس کو روکنے کے لیے آپ کو ATGMs چاہیے، SAMs چاہیے. وہ اربن وارفیئر جو سیالکوٹ کے کھلے میدانوں میں آپ پہلے 65 میں کر چکے، اب نہیں کر سکیں گے کیونکہ بلٹ اپ ایریا بہت زیادہ ہے. یہ سب باتیں دشمن جانتا ہے، اور ہماری کمزوریوں کو، اور پھر سب سے بڑھ کر یوکرین کے اندر روس نے پہلے باغی گروپ تیار کیے تھے، دہشت گرد تیار کیے تھے. تمام یوکرینین شہروں کے اندر ان کے ایجنٹس موجود ہیں جو لوگوں پر حملے کر رہے ہیں، بجلی کاٹ رہے ہیں، دھماکے کر رہے ہیں، کار بلاسٹ کر رہے ہیں. انڈیا نے بھی یہی کیا ہے پاکستان کے اندر، چاہے TTP ہو، BLA ہو، MQM ہو، گلگت بلتستان کے اندر سیپریٹسٹ موومنٹس ہوں، پنجاب کے اندر ہر جگہ انہوں نے اپنے دہشت گرد بٹھائے ہوئے ہیں. 71 میں ایک مکتی بانی تھی، آج 10 مکتی بانیز ہیں. اور جب انڈیا پاکستان کے لیے پرابلم کریٹ کرے کہ کیا پاکستان آرمی پہ آج حملے نہیں ہو رہے پاکستان کے اندر، کیا ہم بھاری کیجولٹیز نہیں دے رہے پاکستان کی سرحدوں کے اندر، ہو رہے ہیں نا. تو اگر انڈیا حملہ کرے گا اور پاکستان آرمی کے اوپر پشت سے حملے ہونے شروع ہو گئے تو پھر ہماری آرمی کیسے رسپونڈ کرے گی، پھر لوگ کیسے ڈیفینڈ کریں گے، پھر پینک اور کنفیوژن کا کیا حال ہوگا. اس وقت ہماری فوڈ سپلائی چین کا کیا ڈسٹربنس ہوگا، ہمارا فیول کہاں سے آئے گا. کیا آپ نے لوگوں کو کہا ہے کہ اپنے گھروں میں خوراک اور غلے کے ذخیرے رکھو، چھت پہ سولر پینل رکھو؟ کیا آپ نے ٹرین کیا ہے سول ڈیفنس اور نیشنل گارڈ اور نیشنل کیڈٹ کور جو ہوا کرتی تھی ایک زمانے میں، آپ نے بند کروا دی 20 سال پہلے؟ کس لیے؟ ہمارے نوجوان ٹک ٹاک کھیلتے رہتے ہیں. فار گاڈ سیک ان کو گھینچ کے نکالو، نیشنل کیڈٹ کور کی تربیت کرواؤ، ڈسپلن کرو، آرگنائز کرو، ان کو یونٹس میں اور بٹالینز میں تقسیم کرو تاکہ وقت آنے پر کام آ سکے. یہ سب کچھ کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ؟ کیونکہ جو کچھ میں پھر بتا رہا ہوں، جو کچھ یوکرین میں ہو رہا ہے، اللہ نے آپ کو بھیجا ہے یہ ماڈل کہ سمجھ لو، دیکھ لو، جو غلطیاں کوتاہیاں یوکرین نے کی ہیں وہ نہ کرنا. جو اسٹریٹجی یوز تو ڈپلوائے کی ہے، انڈیا ڈپلوائے کرنے لگا آپ کے خلاف، اس کا رسپانس بلڈ کرو.